Hello, dear students. A very warm welcome to all of you. Today we will discuss Philip Arthur Larkin's poem Church Going. आज हम फिलिप लार्किन्स की कविता चर्च गोइंग को डिस्कस करेंगे. This poem is prescribed in the syllabus of CCS University, BA English सेकेंड सेमेस्टर. ये कविता CCS यूनिवर्सिटी के BA इंग्लिश के सेकेंड सेमेस्टर में प्रेस्क्राइब्ड है एंड इट माइट बी प्रेस्क्राइब्ड इन अदर यूनिवर्सिटी सिलेबस ऑल्सो. और जगह भी ये कविता प्रेस्क्राइब्ड हो सकती है, तो अगर ये आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है तो दिस पोएम इज़ यूजफुल फॉर यू. यू कैन चेक योर यूनिवर्सिटी सिलेबस और स्कूल बोर्ड सिलेबस. ऐसा भी हो सकता है कि कुछ स्कूल्स में भी ये कविता प्रेस्क्राइब हो. तो आई होप दिस लेक्चर सीरीज विल बी यूजफुल टू ऑल ऑफ यू. Let us start. First, I will give a brief introduction about Philip Larkins. Philip Larkin as a poet जो है उनके बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दूंगी, then I will start the poem. तो फिलिप आर्थर लार्किन, इट वॉज हिज फुल नेम. जनरली उनको फिलिप लार्किन भी लिख देते हैं, बट हिज फुल नेम वॉज फिलिप आर्थर लार्किन. So Philip Arthur Larkin was born in 1922. 1922 में इनका जन्म हुआ था and he died in 1985. तो you can mark the years. His name Philip was given after the famous poet Philip Sidney. इनका जो नाम है फिलिप, ये इनको मिला था इंग्लिश लिटरेचर के बहुत ही प्रोमिनेंट कवि हुए हैं फिलिप सिडनी. PHILIP, फिलिप सिडनी, SIDNEY. उनके नाम पर इनका नाम फिलिप रखा गया. एंड हिज नेम आर्थर, हिज मिडिल नेम आर्थर वॉज गिवन टू हिम आफ्टर हिज मैटरनल अंकल. इनके मैटरनल अंकल थे, उनके नाम पर इनका जो मिडिल नेम आर्थर है, ARTHUR, इट वॉज गिवन टू हिम. एंड ही वॉज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट इन हिज स्कूल टाइम्स. स्कूल टाइम में बहुत ही एक मेधावी छात्र थे. इन 1940 ही ज्वाइंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी. तो 1940 में इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन ज्वाइन किया एंड ही ग्रेजुएटेड इन 1943. 1943 में इन्होंने वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट किया. और ये बहुत शुरुआत से ही वॉज इंटरेस्टेड इन राइटिंग पोएम्स. ही स्टार्टेड राइटिंग पोएम्स ओनली व्हेन ही वॉज 15 ईयर्स. तो 15 वर्ष की आयु से ही इन्होंने कविताएं लिखना भी शुरू कर दिया था. इन 1943, आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन, अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद, ही वॉज अपॉइंटेड एज द लाइब्रेरियन एट अ पब्लिक लाइब्रेरी इन वेलिंगटन. वेलिंगटन में इनको एज अ लाइब्रेरियन अपॉइंट किया गया. ही वर्कड हियर फॉर 3 years. 3 वर्ष तक उन्होंने यहाँ काम किया. एंड आफ्टर दैट he worked in the library of the University College Leicester. University College Leicester, LEICESTER. तो वहाँ भी उन्होंने एज अ लाइब्रेरियन काम किया. एंड देन in 1950 he was appointed the sub librarian at Queen's University Belfast. तो यहाँ क्वीन यूनिवर्सिटी बेलफास्ट में 1950 में फिर से इन्हें, बिकॉज इट इज़ अ बिगर कॉलेज, तो यहाँ इनको सब लाइब्रेरियन का अपॉइंटमेंट मिला. इन 1954 ही वॉज मेड द लाइब्रेरियन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ हल. 1954 में इनको यूनिवर्सिटी ऑफ हल HULL यहाँ पर जो है he was appointed as a librarian and he worked here till his last time. अब अंतिम समय तक उन्होंने यहाँ पर काम किया.
As I have told you that he had started writing poem from a very early age. तो उन्होंने कविताएं लिखी हैं and he has written prose. उन्होंने prose भी लिखा है. His first novel Jill, 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 it was published in the year 1946. तो 1946 में पहला नॉवल पब्लिश हुआ था. And another novel came in the year 1947. दूसरा नॉवल इनका 1947 में आया जिसका टाइटल था अ गर्ल इन विंटर. गर्ल, GIRL, गर्ल इन विंटर, WINTER. तो इस टाइटल से इनका दूसरा नॉवल आया. बट ही इज़ प्रोमिनेंटली नोन एज अ पोइट. उनको एक कवि के रूप में ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और उस रूप में उन्हें ज़्यादा जाना जाता है. His first volume of poems entitled The North Ship was published in the year 1945. इनका पहला कविता संग्रह जो है वो 1945 में प्रकाशित हुआ, द नॉर्थ शिप के नाम से. द THE नॉर्थ NORTH शिप SHIP, इस नाम से इनका पहला कविता संग्रह आया. एंड his second volume of poems came in the year The Less Deceived. The THE less LESSDECEIVED, The Less Deceived, and it published in the year 1955. 1955 में इनका दूसरा कविता संग्रह आया. और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमारी जो ये कविता है दैट वी विल डिस्कस टुडे, चर्च गोइंग, इट वाज आल्सो पब्लिश्ड इन दिस वॉल्यूम ऑफ पोएम्स. तो ये आप याद रख सकते हैं दैट दिस पोएम चर्च गोइंग वाज पब्लिश्ड in the second volume of Philip Larkin's poems, and its title was The Less Deceived, appeared in the year 1955. 1955 में ये प्रकाशित हुआ था. His third volume of poems came in the year 1964. 1964 में थर्ड वॉल्यूम आया and its title was The Whitsun Weddings. The THE Whitsun, WHITSUN, SUN, and Weddings, WEDDINGS, and it came in the year 1964. And his fourth and last volume of poems was published in the year in 1974. 1974 में इनका चौथा कविता संग्रह आया and its title was High Windows. High, HIGH, Windows, WINDOWS. High Windows जो है इसका टाइटल था. तो ये इनका पोइटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन है. I would like to tell certain other facts about his career. In 1965, he was awarded the Queen's Gold Medal for his poetical contribution. 1965 में इनको एक अवार्ड जो है वो मिला था, क्वींस गोल्ड मेडल. और इसके अलावा ही वॉज ऑफर्ड दी पोइट लॉरिएटशिप. इनको पोइट लॉरिएट का पद प्रदान करने का भी ऑफर मिला था बट ही डिड नॉट एक्सेप्ट इट. उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया बिकॉज ही वॉज अ मैन ऑफ इंडिपेंडेंट माइंड. स्वतंत्र विचार के कवि थे तो उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया. तो ये इनका जीवन के लाइफ प्रोफाइल एंड अबाउट हिज करियर. दीज वर दी ब्रीफ फैक्ट्स एंड ही डाइड इन द ईयर 1985. मैंने आपको बताया है. नाउ वी विल स्टार्ट द पोएम चर्च गोइंग. This poem Church Going was written in the year 1954 and it was published in 1955 in the volume of poems The Less Deceived. 1954 में इसको लिखा था और 1955 में कविता प्रकाशित हुई थी जो कविता संग्रह है The Less Deceived उसमें. And this poem is
इट हैज़ अ मेलंकोलिक नोट। ये मेलंकोलिक वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया है। इसका मतलब एक उदासी की भावना है इस कविता में। द पोइट थिंक्स ओवर द फ्यूचर ऑफ द चर्चेस। इस कविता में हम देखेंगे कि कवि जो हैं वो चर्च का फ्यूचर क्या होगा इस बारे में विचार कर रहे हैं। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम ही थिंक्स दैट दीज चर्चेस वुड go out of use and they would lose the churches will lose their utility। हो सकता है क्योंकि लोगों का धर्म के प्रति रुझान कम हो रहा है, तो शायद ऐसा हो कि जो चर्चेज हैं इनकी जो उपयोगिता है, यूटिलिटी है, वो कम हो जाएगी समय के साथ और लोग चर्चेज में जाना बंद कर देंगे और ओनली सम सुपरस्टिशियस पीपल विल गो। सिर्फ कुछ अंधविश्वासी लोग ही हैं जो चर्च में जाएंगे और अदर पीपल विल लूज देयर इंटरेस्ट। और लेकिन ये सारी बातें उन्होंने देर आर 7 स्टैंजाज इन दिस पोएम एंड ईच स्टैंजा हैज़ 9 लाइन्स। 9 लाइन्स हैं हर स्टैंजा में। तो वो ये सारी बातें उन्होंने अप टू 6 स्टैंजा कही हैं, बट इन द लास्ट स्टैंजा ही सेज कि नहीं, देर इज सम सब्सटेंस इन द चर्च, इन द टीचिंग्स ऑफ चर्च और इन द preachings of religion, and because people get solace and comfort and they get some hope। चर्च में, धर्म में कुछ इस आस्था में जो है कुछ सार है, लोगों को एक विश्वास मिलता है क्योंकि जीवन की परेशानियों से अलग उन्हें एक उम्मीद मिलती है और शायद इसलिए चर्च की उपयोगिता बनी रहेगी। तो डिटेल में वी विल डिस्कस दिस पोएम एंड वी विल गेट हाउ द पोइट अनफोल्ड्स दिस आइडिया। किस तरह से कविता में उन्होंने इसको चित्रित किया है, इसको हम आगे देखेंगे। Before that, please write down the rhyme scheme of each stanza। जो हर स्टैंजा का राइम स्कीम है उसको नोट कर लीजिए। A B C D E C E। I'll repeat A B C D E C E। because I have already told you there are 7 stanzas और उसमें हर each stanza has 9 lines और उसका ये राइम स्कीम है। फॉर द कन्वीनियंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैंने कुछ लाइंस को डिवाइड किया है। एक एक स्टैंजा को भी कई बार मैंने 2 बार पार्ट में लिया है। सो फॉर दी बेटर अंडरस्टैंडिंग, जब एक आइडिया ज़्यादा लंबा हो जाता है तो वो हमें थोड़ा बोरिंग लगता है, इसलिए मैंने कुछ स्टैंजाज को डिवाइड किया, नॉट ऑल ऑफ देम। इस तरह इस सीरीज़ में टोटल 11 पार्ट्स होंगे। In them I will teach you the 9 stanzas of this poem in detail. So I hope this series will be very useful to you. So let us start the poem. The poet has titled this poem as Church Going। Church Going का टाइटल पोइट ने दिया है और it might have 2 meanings। इसके 2 अर्थ हो सकते हैं। चर्च गोइंग यानी चर्च को जाना, अटेंडिंग चर्चेस प्रोग्राम्स और हैविंग फेथ इन चर्च। एक मतलब ये हो सकता है कि उन्हें चर्च में आस्था है, वो चर्च में जा रहे हैं, जाते हैं, इस तरह से। दूसरा, द सेकेंड मीनिंग कुड बी दैट चर्च इज गोइंग, जैसा कि उन्होंने इस पोएम में डिस्कस भी किया है, दैट ही इज एप्रीहेंसिव that churches may go out of vogue, out of faith in some time। 1954 में उन्होंने कविता लिखी है और उस समय उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि देयर इज लैक ऑफ फेथ इन पीपल एंड दिस फीलिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। लोगों में चर्च के लिए, धर्म के प्रति अनास्था हो रही है और ये भावना बढ़ रही है। तो इन दिस पोएम वी विल सी दैट ही डिस्कसेस दैट सून चर्चेस विल गो आउट ऑफ रेगुलर विजिटर्स, की लोग चर्च में जाना बंद कर देंगे। तो चर्च गोइंग का एक दूसरा मतलब ये भी हो सकता है।
The poet describes the poem as his going to a church. He goes as a visitor. He goes to an old empty Anglican church somewhere in रूरल इंग्लैंड, किसी एक देहात के किसी चर्च, पुराने चर्च में वो जाते हैं और वहाँ एज अ विजिटर जाते हैं और वहाँ वो क्या देखते हैं और व्हाट थॉट्स कम इन हिज माइंड एंड व्हाट and how does he feel, that we will see in this poem. In the first stanza, in this first part, I will discuss the first stanza of the poem. And in this stanza, we see that the poet enters an old Anglican church in somewhere in rural England. तो वहाँ ये एक कवि जो है वो जाते हैं, एक कोई ऑर्डिनरी सच यू कैन से कोई गांव का चर्च है, वहाँ ये जाते हैं. एंड ही मेक श्योर दैट व्हेन ही गोज तो देयर इज़ नो प्रोग्राम रिलीजियस एक्टिविटीज़ गोइंग ऑन इन द चर्च. वो एक इस समय जाते हैं जब चर्च में कोई भी नहीं होता है. तो उसके बाद क्या होता है, लेट अस बिगिन द पोएम. आई विल रीड आउट द लाइन्स. Once I am sure there is nothing going on, I step inside, letting the door thud shut. The poet says, once I make sure, जब मैं इस बात के लिए श्योर हो जाता हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं निश्चित हूँ किस बात के लिए, that there is nothing going on. गोइंग ऑन मतलब कुछ नहीं चल रहा है, मतलब नो रिलीजियस एक्टिविटी इज गोइंग ऑन इनसाइड द चर्च, कुछ भी नहीं हो रहा है. तब आई स्टेप इनसाइड, तब मैं अंदर जाता हूँ. इनसाइड यानी अंदर, स्टेप होता है कदम रखना. तो मैं कहाँ कदम रखता हूँ? चर्च में. मीन्स आई एंटर द चर्च ओनली व्हेन आई मेक श्योर, व्हेन आई एम assured that there is no religious ritual or activity, no prayer, nothing is going on inside the church. तभी मैं चर्च के अंदर जाता हूँ. तो ये ओपनिंग लाइंस हैं और इसके दो मतलब हो सकते हैं. या तो द पोइट वांटेड टू एन्जॉय द सॉलिट्यूड इन द चर्च, वो एकांत में जाना चाहते थे, और ही इज जस्ट गोइंग देयर एज इफ ही इज विजिटिंग एनी मॉन्यूमेंट, कि किसी इस तरह से जा रहे हैं जैसे वो किसी इमारत में जा रहे हैं. ही इज नॉट गोइंग देयर विद द पर्पज ऑफ हैविंग रिलीजियस फेथ. कुछ उनके मन में आस्था नहीं, बट ही जस्ट विजिटिंग एंड ही हैज सम क्वेश्चंस इन हिज माइंड. उनके मन में कुछ विचार हैं जिसके उत्तर खोजने के लिए वो इस चर्च में जा रहे हैं. आगे देखते हैं. लेटिंग द डोर थर्ड शट, और मैं क्या करता हूँ? लेटिंग द डोर, जो दरवाजे हैं चर्च के, मैं उन्हें बंद कर देता हूँ. शट यानी बंद करना, थर्ड यानी जोर से आवाज़ के साथ जब दरवाजे बंद होते हैं, मतलब जोर से, इतना ज़ोर से नहीं, बट दे मेक सम साउंड व्हेन वी क्लोज इट. तो आई क्लोज द डोर ऑफ द चर्च एंड व्हाट डू आई फाउंड. अब क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में कविता लिख रहे हैं कवि, अपने स्वयं के अनुभव लिख रहे हैं, तो आई वर्ड जो है वो जगह जगह आया है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर द पोइट हिमसेल्फ. कवि के लिए ही उसका प्रयोग हुआ है. सो ही सेज, क्या देखते हैं वो? एनदर चर्च. ये क्या है? एक कोई भी दूसरा चर्च, जैसे सारे चर्चेज होते हैं वैसा ही एक और चर्च है. और क्या है यहाँ? मैटिंग, सीट्स एंड स्टोन्स. मैटिंग मैट यू कैन से, बैठने के लिए या कुछ एक्टिविटी के लिए कुछ आसन जैसा वहाँ मैट है. सीट हैं और स्टोन है वहाँ चर्च में. एंड लिटिल बुक्स, एंड देयर आर सम लिटिल बुक्स, वहाँ पे कुछ किताबें भी हैं. स्प्रॉलिंग्स ऑफ फ्लावर्स, कुछ वहाँ फूल हैं जो कि फैले हुए. स्प्रॉलिंग्स यानी फैले हुए हैं. तो मे बी दोज फ्लावर्स वर ऑफर्ड एज अ वर्शिप टू जीसस एंड मैरी. उनके लिए वो फूल शायद वहाँ चढ़ाए गए होंगे, तो वो वहाँ कुछ बिखरे हुए हैं. कट फॉर संडे ब्राउनिश नाउ. तो संडे इज़ अ पायस डे इन क्रिश्चियनिटी. संडे
को जो क्रिश्चियंस होते हैं, देयर इज़ अ स्पेशल प्रोग्राम इन चर्च और स्पेशल प्रेयर होती है, और उस दिन दे डू सम स्पेशल प्रेयर। तो वो ये जो फूल हैं दे वर कट फॉर संडे को जो यहाँ रिलीजियस प्रेयर हुई थी, इट सीम्स दैट दीज फ्लावर्स विच आर लाइंग हियर इन इरेगुलर फॉर्म, दे वर कट फॉर संडे प्रेयर। संडे की प्रेयर जो हुई थी उसके लिए उनको निकाला गया था। एंड ब्राउनिश नाउ, दे हैव टर्न्ड ब्राउनिश, दे आर फेडिंग नाउ। वो जो है मुरझा रहे हैं फूल, क्योंकि अब वो पुराने हो चुके हैं। और कैसा है, सम ब्रास एंड स्टफ अप एट दी होली एंड। तो वहाँ पर क्या है, देयर आर सम ब्रास मटेरियल, पीतल से बनी हुई कुछ वस्तुएं हैं वहाँ। एट दी होली एंड, जो उनका पवित्र स्थान है उस जगह कुछ पीतल से बने हुए कुछ वस्तुएं हैं। द स्मॉल नीट ऑर्गन, ऑर्गन कुड भी सम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कोई छोटा सा वाद्य यंत्र है जिससे शायद वो प्रेयर करते समय कुछ म्यूजिक के लिए यूज करते हैं, तो इट इज ऑल्सो देयर। एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस। तो ये तो फिजिकल एस्पेक्ट हुआ, यानी देखने में उनका क्या ऑब्जर्वेशन था कि चर्च कैसा है इस समय, कैसा लग रहा है, किस तरह की वस्तुएं हैं वहाँ, किस तरह का माहौल है। बट अबव ऑल, अब और वो क्या देखते हैं, एंड अ टेंस मस्टी अनइग्नोरेबल साइलेंस, एक साइलेंस है, शांति है, लेकिन वो कैसी है, टेंस, ऐसा लग रहा है जैसे उस शांति में भी कुछ तनाव है। और मस्टी, मस्ती कहते हैं जब कोई चीज़ पुरानी हो जाती है, और बासी उसको भी कहते हैं। अनइग्नोरेबल, इग्नोर करना यानी अनदेखा करना, इग्नोरेबल जो चीज़ें हम इग्नोर कर सकें उनको अनदेखा कर सकें, अनइग्नोरेबल जिसको हम अनदेखा ना कर सकें। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि यहाँ इस चर्च में there is some silence which cannot be ignored, there is some tenseness, कुछ he is not realizing, जो generally people feel they realize some peace when they go to some holy place or pious place, किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं तो उन्हें कुछ शांति का अनुभव होता है। तो इनको लग रहा है कि there is quietness, यहाँ शांति तो है, but this quietness is not गिविंग वाइब्रेशंस ऑफ पीस, वो मन की शांति जैसा, पीस का मतलब हम समझते हैं मन की शांति, तो उस तरह का उनको वहाँ महसूस नहीं हो रहा है। ब्रूड गॉड नोज हाउ लॉन्ग, आई डोंट नो, मे बी गॉड नोज हाउ लॉन्ग दिस चर्च हैज़ बीन लाइक दिस, कब से ये चर्च ऐसा ही है, ये आई कैन नॉट से, ओनली गॉड। ब्रूड यू कैन से दी क्रिएटर, जो रचना करने वाला है, तो जिससे संसार की रचना की, ओनली द क्रिएटर गॉड कैन टेल हाउ थिंग्स हैव बीन लाइक दिस इन चर्चेस। चर्च में ये चीज़ें इस तरह से कब से हैं ये मैं नहीं बता सकता। हेटलेस आई टेक ऑफ माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेवरेंस। हेटलेस जो ठंडे देश हैं, पीपल वेयर समथिंग ऑन देयर हेड टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड वेदर, तो वो हैट्स पहनते हैं, एंड व्हेन दे आर शोइंग ऑनर टू समवन और दे आर पेइंग रिगार्ड टू समवन, दे रिमूव द हैट इन ऑनर ऑफ दैट पर्सन। तो यहाँ वो कहते हैं रिमूव द हैट फ्रॉम माई हेड, मैं आई टेक ऑफ, मैं उतार देता हूँ, एंड माई साइकिल क्लिप्स इन ऑकवर्ड रेवरेंस। अब रेवरेंस होता है श्रद्धा, रेस्पेक्ट, डीप रेस्पेक्ट वी कैन से, जब हमें बहुत गहरी श्रद्धा होती है, दैट इज कॉल्ड रेवरेंस। तो क्योंकि मंदिर में या कहीं भी क्रिश्चियन प्लेसेस में वेयर पीपल गो एंड पे देयर they say their prayers, वो प्रेयर करते हैं, एंड दे पे देयर रिगार्ड, वो ऑलमाइटी को, ईश्वर को अपनी श्रद्धा दिखाना चाहते हैं, तो एज अ जेस्चर दे रिमूव दी हैट।
जैसे हमारे हम मंदिरों में जाते हैं तो हम माथा टेकते हैं और चप्पल निकाल के, सो वी शो आवर रेवरेंस, हम अपनी श्रद्धा को दिखाते हैं। इसी तरह वो भी वहाँ हेड निकाल देते हैं, बट कैसे, इन ऑकवर्ड यानी अजीब तरीके से, मतलब मैं निकालता तो हूँ बट देर इज नो, व्हेन ही सेज, ये ऑकवर्ड रेवरेंस जो है ये एक तरह से कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं, बिकॉज रेवरेंस का मतलब जब हमें किसी में डीप फेथ होता है, बहुत गहरी श्रद्धा होती है, और तो जब हमें किसी में गहरी श्रद्धा है तो वहाँ ऑकवर्ड नहीं हो सकता। मतलब ऑकवर्ड होता है जब कुछ विचित्र प्रकार के भाव होते हैं, व्हेन वी आर नॉट कंफर्टेबल, किसी माहौल में, किसी जगह हमें कंफर्टेबल नहीं लग रहा होता है। तो इट शोज दैट द पोइट इज, दो ही हैज कम इन द चर्च बट समवेयर ही इज नॉट कंफर्टेबल, ही इज़ नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद दिस आइडिया। तभी वो मटीरियलिस्टिक चीज़ें, जो टेबल कुर्सी है, सीट्स हैं, मैट्स हैं, ब्रास वेयर है, ब्रास के जो बर्तन वगैरह वहाँ हैं, उन सब का बारे में बात करते हैं। तो मैं इस तरह से अपना हैट उतार देता हूँ एंड आई रिमूव माई साइकिल क्लिप्स। तो मैं अपनी साइकिल क्लिप्स भी निकाल देता हूँ। अब ये साइकिल क्लिप क्या होता है? साइकिल क्लिप इज अ थिन स्ट्रैप, पतली सी पट्टी जैसी होती है, दैट इज वॉर्न अराउंड दी बॉटम ऑफ दी ट्राउजर्स, पैरों में पहना जाता है। साइकिल चलाते समय वो जो ट्राउजर्स हैं या वट एवर द पर्सन इज वेयरिंग, वो साइकिल के जो चेन है उसमें ना फंसे, इसलिए पतली सी स्ट्रैप्स होते हैं जो वहाँ पहने जाते हैं। सो दैट इज़ अ वेरी ऑड डिस्क्रिप्शन कि वो इस तरह से रेवरेंस दिखा रहे हैं। मीन्स ही डज नॉट हैव फेथ, रेस्पेक्ट और रेवरेंस इन हिज माइंड एंड हार्ट। उनके मन में ऐसी कोई श्रद्धा नहीं है। ही इज शोइंग इट ऑफ आउटवर्डली, बाहर से ऐसा वो दिखा रहे हैं। तो दिस इज द फर्स्ट स्टैंजा। इसमें एक तरह से इंट्रोडक्शन है, कविता शुरू हो रही है, क्या कवि देख रहे हैं, कह रहे हैं। तो आगे जब आप और कविता के बाकी स्टैंजास पढ़ेंगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड द आइडिया व्हाट द पोइट वांट्स टू से, क्या वो कहना चाहते हैं वो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो प्लीज़ लिसन ऑल दी वीडियोज़ ऑफ दिस लेक्चर सीरीज। थैंक यू वेरी मच।